आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, मैं हूं पूनम कौशल और लेकर हाजिर हूं 13 मई का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। सबसे पहले हेडलाइंस। जारी हुई 20 लाख करोड़ की पहली किश्त, एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ का कर्ज। लोन देने की बात की गई है, लेकिन उसमें सरकार की तरफ से कोई खर्चा नहीं होगा। गेहूं की खरीद के मामले में सरकार अपने तय लक्ष्य से पीछे चल रही है। सरकार ने कुल 400 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा था। बताएंगे कैसे किया बाजार ने आर्थिक पैकेज का स्वागत। अब ये किन सेक्टर्स पर और ज्यादा असर डालेगा, ये हमें आने वाले दिनों में उन सेक्टर स्पेसिफिक मूव से पता करना पड़ेगा। और बात होगी उस Y2K क्राइसिस की जिसका जिक्र पीएम मोदी ने किया, और नहीं रहे वो बाबा जिनके सोने के सपने को हकीकत मान बैठी थी सरकार। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं मुख्य समाचार। नमस्कार, मुख्य खबरों के साथ मैं माधुरी। एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग की परिभाषा अब बदल गई है। इसमें निवेश की लिमिट में बदलाव किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की। अब 10 करोड़ टर्नओवर पर सूक्ष्म उद्योग, 50 करोड़ टर्नओवर पर लघु उद्योग और 100 करोड़ टर्नओवर पर मध्यम उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने बताया कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। इसे 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने टैक्स पेयर्स को 31 मार्च 2021 तक टीडीएस कटौती में 25% की राहत दी है। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट मामले में एडवाइजरी जारी होगी कि सभी प्रोजेक्ट्स को मार्च से आगे 6 महीने तक मोहलत दी जाए। केंद्र सरकार ने कहा है कि केंद्रीय पुलिस बलों की कैंटीन और स्टोर्स में अब केवल स्वदेशी उत्पाद बिकेंगे। देश भर में कोरोना से ठीक होने की दर 33% के नजदीक पहुंच गई। अब तक 24,500 लोग हुए संक्रमण मुक्त। वंदे भारत मिशन के तहत 6 दिन में ही अब तक 8,000 से अधिक भारतीयों को देश वापस लाया गया। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आर्थिक पैकेज के ऐलान का एक सकारात्मक असर शेयर बाजार में, सेंसेक्स में तेजी देखी गई। कोरोना महामारी के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय पर आगामी 30 जून तक टेलीकम्यूटिंग व्यवस्थाओं के जरिए ही कामकाज जारी रहेगा। और अफगानिस्तान की राजधानी के काबुल में एक अस्पताल में हुए धमाकों में मरने वालों की संख्या 24 हुई, 16 लोग घायल हैं। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। लॉकडाउन ने एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की कमर तोड़ दी है। केंद्र सरकार ने अब 3 लाख करोड़ रुपए के लोन पैकेज के जरिए इन उद्योगों को सहारा देने की कोशिश की है। वित्त मंत्री ने कहा है कि इससे 45 लाख यूनिट्स को मदद मिलेगी। इसके अलावा आज इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को 3 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। वहीं बिजली विभाग वितरण कंपनियों के लिए भी 90,000 करोड़ रुपए की राहत की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख रुपए के राहत पैकेज की ये पहली कड़ी है। इसमें और क्या है, यही समझने के लिए हमने कुछ देर पहले बात की इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमान तिवारी से। आज का पूरा पैकेज करीब 6 लाख करोड़ रुपए का है। जितनी घोषणाएं आज सरकार ने की हैं इस पूरे पैकेज में, उनको अगर आप जोड़ने की कोशिश करें तो करीब 6 लाख करोड़ की घोषणाएं आज के पैकेज में हमें दिखाई दे। इसमें जो 2 बड़े बिग टिकट रिफॉर्म्स है, बिग टिकट अनाउंसमेंट है, उसमें 3,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज, कर्ज पैकेज एमएसएमई के लिए है, जिसका मुख्य मतलब यह है कि एमएसएमई को बगैर गारंटी के, बगैर जमानत के कर्ज मिल सकेगा बैंकों से, जो उनकी मांग थी। कर्ज बैंक देंगे, ब्याज दर बैंक तय करेंगे, वो बताएंगे कि कर्ज इनको कैसे मिलेगा। इसके अलावा एक तकनीकी बदलाव उनकी परिभाषाओं को लेकर है, जिससे कि उनकी कर्ज लेने की क्षमताएं आगे बढ़ सके। दूसरा जो बड़ा चिंताजनक पैकेज में जो बड़ा उपाय है वो है 90,000 करोड़ रुपए का बेल आउट बिजली कंपनियों को दिया गया है। कोविड लॉकडाउन के दौरान बिजली कंपनियों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उन पे 94,000 करोड़ रुपए का बकाये हैं प्रोडक्शन कंपनीज के लिए, तो 90,000 करोड़ रुपए का बेल आउट उनको दिया गया है। इनकम टैक्स पेयर्स के लिए एक छोटी सी राहत इसमें, खासतौर से उन लोगों के लिए जो कोई लेन देन करते हैं, खासतौर से प्रोफेशनल और कॉन्ट्रैक्ट, उनकी टीडीएस रेट में 25% की कमी की गई है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगी। तो यानी अगर आप कोई कहीं से आपको पेमेंट आता है और उसमें जो टीडीएस काटा जाता है वो पिछली बार से 25% कम आएगा, कटकर आएगा। अब ये किस तरह से लागू होगा,
कितनी सेवाओं पर लागू होगा और इसका लाभ कैसे मिलेगा, खासतौर से उन लोगों को जो कारोबारी व्यवस्थाएं करते हैं। ये तीसरी बड़ी घोषणा है। एक महत्वपूर्ण घोषणा ईपीएफ को लेकर है कि ईपीएफ में जो सुविधा सरकार ने पहले दी थी कोरोना लॉकडाउन के दौरान शुरू होने के दौरान कि कर्मचारियों के योगदान का एक हिस्सा सरकार जिम्मेदारी उठाएगी, वो योजना थोड़े समय के लिए और बढ़ा दी। मुझे लगता है ये खुराक है, इलाज नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें तैयार करने की कोशिश की है जिनका लाभ उठाकर चीजें आगे ले जाई जा सकती। हम धीमे धीमे डेट फाइनेंस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हर चीज का समाधान कर्ज ही होने वाला है। शुक्रिया अंशुमान तिवारी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की ये पहली किश्त थी। हालांकि इसमें सीधे बैंक ट्रांसफर की कोई घोषणा नहीं की गई है। विपक्ष सरकार से लोगों के खाते में सीधे पैसे भेजने की मांग करता रहा है। अगर सरकार सीधे लोगों के खाते में पैसे भेजेगी या मदद पहुंचाएगी तो लोगों को कितना फायदा होगा, यही समझने के लिए हमारे सहयोगी ऋतुराज ने बात की IIM अहमदाबाद की प्रोफेसर और आर्थिक मामलों की जानकार रितिका खेड़ा से। जो आज अनाउंसमेंट हुई है जिसमें थोड़ी बहुत डिटेल्स आई हैं कि जो रिलीफ पैकेज में क्या क्या होगा, ज्यादातर आज फोकस इंडस्ट्री पे था, खासकर MSME और जो बिजली से संबंधित डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज हैं, तो उन लोगों के लिए एक तरह से कुछ ना कुछ राहत है, क्योंकि ये बिजली वाली कंपनियों की हालत खराब थी तो उनको कुछ सरकार मदद करेगी। और दूसरी तरफ लोन देने की बात की गई है, लेकिन उसमें सरकार की तरफ से कोई खर्चा नहीं होगा। तो वो जो हिस्सा है शायद आगे आने वाले दिनों में कुछ पता चले। और मुझे डर अभी ये है कि जब तक सारी इंडस्ट्री लॉबीज अपना काम करवाएंगी तब तक गरीबों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। हालांकि उल्टा होना चाहिए कि सबसे पहले गरीबों को संभालना चाहिए, जो बहुत आज बुरी हालत में है, खा पी भी नहीं रहे हैं, और फिर बाद में नीचे से शुरू करके ऊपर चलना चाहिए। और इसमें न सिर्फ गरीबों को, नरेगा मजदूरों को पैसा देने की जरूरत है और काम भी देने की जरूरत है, साथ में जो जन वितरण प्रणाली है, PDS है, उसको 6 महीने या 1 साल के लिए यूनिवर्सल कर देना चाहिए, ताकि आज जो 60% को सस्ता राशन या मुफ्त राशन मिल रहा है वो 80% तक पहुंच जाए। अगर गरीबों को कुछ पैसा मिल जाता है डायरेक्ट उनके अकाउंट में, तो इस पूरी लॉकडाउन में जिन समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ा है, नौकरी गई है, उनके पास खाने को नहीं है, वो कहीं फंसे हैं, तो कितनी राहत की बात होगी उनके लिए। देखिए, जो 26 मार्च को एक अनाउंसमेंट हुई थी ना, उसमें 30,000 करोड़ की बात है जनधन योजना अकाउंट में, वो जाना शुरू हो गया है, लेकिन वो प्रति माह प्रति महिला के लिए 500 रुपए है। अब आप ही सोचिए 500 रुपए कितना चल सकता है, कितना परिवार को चला सकता है। और दूसरा ये भी है कि जनधन जो अकाउंट है वो गरीबों के हैं, लेकिन उसमें कुछ मध्यम वर्ग के भी लोग हैं। हमने ट्विटर पे पूछा एक दिन, तो 4-5 लोगों ने कहा हमें भी मिला है। अगर ट्विटर वाले लोगों के पास 500 रुपया गया है तो आप मान सकते हो कि वो बहुत मिला जुला ग्रुप है। इसके बजाय हमें लगता है कि जो जिनके पास नरेगा जॉब कार्ड है उनको 1 महीने जो अप्रैल में उनको काम नहीं मिला, उसके बजाय उनको कुछ पैसे दिए जाएं। 10 दिन की मजदूरी अगर आप लगाएं तो 2,000 रुपए होंगे, और इस महीने से उनको ठीक से काम दिया जाए, तो उनके लिए न सिर्फ खाने पीने की व्यवस्था होगी, लेकिन जहां फंसे हुए हैं वहां से वो घर भी लौट सकेंगे। आपको ये समझना जरूरी है कि जो ग्रामीण लोग हैं वो एक तो गांव में उनकी थोड़ी बहुत जो आमदनी है सो है, लेकिन ज्यादा वो बाहर से जो शहरों में कमा के वापस भेजते थे उस पे निर्भर थे। अब ये हुआ है कि गांव में भी अप्रैल के महीने में कोई काम नहीं खुला नरेगा का, और जो शहर में थे उनकी भी खत्म हो गई नौकरियां, वो वापस आने की कोशिश में है। तो दोनों तरफ से वो मार खा रहे हैं, इसलिए उनको तुरंत से तुरंत नकद हाथ में, बैंक अकाउंट में भी नहीं, मैं कहूंगी ग्राम पंचायत के द्वारा वितरित किया जाए। जानकारी दे रही थी रितिका खेड़ा। आगे आपको बताएंगे विशेष आर्थिक पैकेज पर इंडस्ट्री का रुख और बाजार ने कैसे किया 20 लाख करोड़ की पहली किश्त का स्वागत। लेकिन पहले बात खेती किसानी की। कल हमने आपको बताया था कि इस बार गेहूं की पैदावार अनुमान से अधिक हुई है, जो कि आर्थिक निराशा के बीच एक आशा की किरण लेकर आई है। लेकिन कोरोना और लॉकडाउन का असर गेहूं खरीद पर दिखने लगा है।
सरकारी इंतजामों के बावजूद गेहूं खरीद पिछड़ती दिख रही है और सरकार अब तक अपने 400 लाख टन गेहूं खरीदने के लक्ष्य की आधी खरीद ही कर पाई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी के विशेष संवाददाता मंजीत ठाकुर। कोविड-19 के कारण, यानी जिसको हम कोरोना कहते हैं, जो लॉकडाउन लगा है पूरे देश भर में, उसका असर गेहूं की खरीद पर दिखने लगा है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 11 मई तक जो विभिन्न राज्य हैं उनकी तरफ से 252.5 लाख टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल 10 मई तक ये आंकड़ा 292.61 लाख टन का था। ये कमी जो है वो विभिन्न राज्य सरकार की ओर से जो है किसानों की पैदावार खरीदने के खास इंतजाम किए जाने के दावों और वादों के बाद आई है। हम ये जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण फसल खरीदने की प्रक्रिया देरी से शुरू हुई, 15 अप्रैल से शुरू हुई, और सरकार ने कुल 400 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा था। लेकिन जिस स्पीड से सरकार खरीद रही है उसमें लगता है कि ये लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकेगा। हमारी बात हुई जब एक अधिकारी से, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से खरीद की रफ्तार धीमी है। खरीद की अवधि को इसीलिए कई राज्यों में 30 जून तक बढ़ाया गया है, लेकिन ये दूरी आधी ही तय की जा सकी है। 2019-20 की बात की जाए, गेहूं की खरीद का लक्ष्य जो है 357 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया था और तब वो करीब 341 लाख टन ही खरीद पाए थे गेहूं। और उस साल यानी पिछले साल देश में 1036 लाख टन गेहूं की पैदावार हुई थी। आप इसको 103.6 मिलियन मीट्रिक टन आप समझ सकते हैं। और केंद्रीय पूल में उसमें से 1/3 करीब 34% ही खरीदा जा सका था। इस बार अनुमान है कि गेहूं की पैदावार पिछली बार की तुलना में करीब 9.10%, 9.7% अधिक होगी। और जो अंदाजन जो उत्पादन है, पैदावार जो है वो 1137 लाख मीट्रिक टन होगी। यानी आप मिलियन में अगर समझना चाहें तो 113.7 मिलियन टन होगी। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो 1925 रुपए प्रति क्विंटल है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में ये दर घूम रही है 1700 रुपए के आसपास। लेकिन दिक्कत यह है कि ओपन मार्केट में किसानों को खरीफ की बुआई करने के लिए पैसे चाहिए और वहां पे वो ओपन मार्केट में अपनी उपज की जो है, जो भी दाम मिल रहा है, जो भी हासिल हो रहा है, उस पर वो अपना गेहूं बेच रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 55 लाख टन गेहूं खरीदने की घोषणा की थी, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है अधिकतर इलाकों में, यूपी में, लेकिन 11 मई तक राज्य में है 11 लाख टन ही गेहूं खरीदा जा सका। और पिछले साल तो 37 लाख टन खरीदा था, उसके मुकाबले भी ये कम है। 55 लाख टन के हिसाब से तो काफी पीछे है। FCI के आंकड़े कहते हैं कि देश भर में जो खरीदा गया है वो आधे से ज्यादा है। जो टारगेट था, केंद्र सरकार ने जो लक्ष्य तय किया है 400 लाख टन का, उससे थोड़ा ही अधिक है। तेजी लाने की जरूरत होगी, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अगर हम आंकड़ों में देखें तो पंजाब ने टारगेट सेट किया था 135 लाख टन का, करीब 115 लाख टन खरीदा जा चुका है। हरियाणा ने 95 लाख टन खरीदने का लक्ष्य तय किया था, 57.64 लाख टन खरीद चुके हैं। मध्य प्रदेश ने 100 लाख टन खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया था, 63.67 लाख टन वो खरीद चुका है, काफी तेजी से। और उत्तर प्रदेश ने 55 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य तय किया है। इस साल 11 मई तक 11.85 लाख टन वो खरीद चुका था। राजस्थान ने 17 लाख टन का लक्ष्य तय किया है, करीब 4 लाख टन वो खरीद चुका है। जबकि अगर 10 मई के आंकड़ों से तुलना करें तो पंजाब इस वक्त तक 121 लाख टन खरीद चुका था 10 मई तक। हरियाणा 90 लाख टन खरीद चुका था, मध्य प्रदेश 53 लाख टन खरीद चुका था, उत्तर प्रदेश 19 लाख करीब 20 लाख टन खरीद चुका था और राजस्थान करीब 8.5 लाख टन खरीद चुका था। तो पिछले साल की तुलना में अगर हम देखें, इस साल ये खरीद काफी पीछे है। लॉकडाउन एक बड़ी वजह है, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से किसानों को जमा नहीं होने दिया जा रहा है, ये बात तय है। लेकिन जो लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने 400 लाख टन खरीदने का, उसके हिसाब से हमने आधी दूरी ही तय की है अभी तक। शुक्रिया मंजीत ठाकुर। और अब लौटते हैं आज जारी किए गए आर्थिक पैकेज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को आत्मनिर्भर भारत पैकेज नाम दिया है। पीएम ने कहा है कि इस पैकेज से देश की तस्वीर बदल जाएगी। कोरोना संकट से उबरने में हर किसी को मदद मिलेगी।
आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पैकेज की पहली किश्त जारी की, जिसके फोकस में MSME यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग रहे। अंजुम शर्मा से सुनिए इस पैकेज से जुड़े कुछ रोचक फैक्ट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए जब 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया तो सबसे पहले जो बात दिमाग में आई वो ये कि आखिर 20 लाख करोड़ रुपए में जीरो कितने होते हैं। तो हम आपको बता दें कि 20 लाख करोड़ रुपए में कुल 13 जीरो आते हैं। अगली जरूरी बात ये कि 20 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो भारत की GDP का 10% हिस्सा है, यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 200 लाख करोड़ रुपए की है। अगर भारत के बजट से इसकी तुलना की जाए तो वर्ष 2020-21 के लिए भारत सरकार ने करीब 30 लाख करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया था। अगली तुलना जो कि भारत की आमतौर पर की जाती है वो है हमसाय मुल्क पाकिस्तान से। अव्वल तो भारत विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, फिर भी अगर हम तुलना करना चाहें तो वर्ष 2019 में पाकिस्तान सरकार का जो बजट था वो भारतीय रुपयों में करीब 3,30,000 करोड़ रुपयों का था। यानी भारत का जो राहत पैकेज है वो पाकिस्तान के बजट से 6 गुना ज्यादा है। भारत के रक्षा बजट से तुलना की जाए तो वर्ष 2019-20 में भारत का रक्षा बजट कुल 3,05,296 करोड़ रुपए था। यानी राहत पैकेज की जो रकम है वो उससे 6 गुना ज्यादा है। अगर स्वास्थ्य बजट से तुलना करें तो भारत ने वर्ष 2020-21 के लिए कुल 69,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए थे। यानी स्वास्थ्य बजट से राहत पैकेज करीब 30 गुना ज्यादा है। शिक्षा पर होने वाले खर्च की बात की जाए तो भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 में शिक्षा पर 99,300 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान बनाया था, जो कि राहत पैकेज की राशि का करीब 20वां हिस्सा है। वहीं अगर वित्त वर्ष 2019-20 में भारत सरकार के कुल खर्च की बात करें तो 96,99,000 करोड़ रुपए भारत सरकार का खर्च था, जो कि राहत पैकेज से करीब 30% ज्यादा है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 20 लाख करोड़ रुपए का जो आर्थिक पैकेज है वो बजट में अलग अलग मदों पर होने वाले खर्च से कई मामलों में ज्यादा है। जानकारी दे रहे थे अंजुम शर्मा। पैकेज और इससे जुड़ी डिटेल्स की घोषणा के बाद सभी क्षेत्रों से रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। मंगलवार की रात 8 बजे देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बताया था कि इस पैकेज में वित्त मंत्री और RBI के द्वारा पहले किए गए राहत के ऐलान भी जुड़े हैं। इस आर्थिक पैकेज पर कैसा रहा इंडस्ट्री का रिएक्शन और शेयर बाजार का रुख, यही समझा हमारे सहयोगी ऋतुराज ने हमारे मार्केट एक्सपर्ट और इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एसोसिएट एडिटर शुभम शंकरधर से। तमाम रेटिंग एजेंसियों ने, जेफरीज ने, जिनकी भी प्रतिक्रिया आई वो आई कि हाँ ये बड़ा पैकेज है, देखने में बड़ा लगता है, GDP के 10% के बराबर है। हालांकि ये अभी एक कल तक एक जिज्ञासा थी कि ये किस तरीके से अनफोल्ड होगा, किसको कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या रास्ते से मिलेगा, क्या तरीके अपनाए जाएंगे। आज उसकी पहली किस्त जब निर्मला सीतारमण लेकर आई, वित्त मंत्री लेकर आई, तो उन्होंने बताया कि पावर कंपनियों को 90,000 करोड़ दिया जाएगा। निश्चित तौर पर MSMEs के लिए एक 3 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी के साथ 1 साल के मोरेटोरियम के साथ। उसका सीधा मतलब ये हुआ कि छोटी कंपनी अगर चाहें तो वो 4 साल के लिए कर्ज लें, जिसमें वो पहले साल उनको किस्त की चुकानी भी नहीं पड़ेगी। अभी ये फाइन प्रिंट्स में देखना पड़ेगा कि ब्याज भी नहीं चुकाना पड़ेगा या केवल असल नहीं चुकानी पड़ेगी या दोनों नहीं चुकाने पड़ेंगे, ये अभी फाइन प्रिंट्स हैं। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर जो आपकी बात थी कि इसको पैकेज किस तरह लेगा, तो बाजार ने इसको अच्छी तरह लिया। इसका एक संकेत हमें आज सुबह भारतीय शेयर बाजार में दिखा। और अब ये किन सेक्टर्स पर और ज्यादा असर डालेगा, ये हमें आने वाले दिनों में उन सेक्टर स्पेसिफिक मूव से पता करना पड़ेगा। लाइक NBFCs के लिए फिर एक पैकेज दिया गया। हमने देखा इससे पहले भी NBFCs के लिए, HFCs के लिए RBI ने एक लिक्विडिटी दी बैंकों को, लेकिन वो वहां तक ट्रांसमिट नहीं हुई, वो जमीन तक नहीं उतरी। तो वो नंबर बड़ा होना और उसका जमीन पर उतरना, उस जगह पहुंच जाना, जैसे म्यूचुअल फंड्स में हमने देखा कि फ्रैंकलिन में जैसे ही दिक्कत आई उसके बाद RBI ने 50,000 करोड़ की विंडो म्यूचुअल फंड के लिए डेडिकेटेड खोली, लेकिन उसमें से केवल 2-2.5 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड ने उठाया, उसके अलावा नहीं उठाया। तो बैंक तक पैसा पहुंचा देना एक बात है, और बैंक से आगे वो जमीन पर पहुंच जाए, MSMEs के लिए पहुंच जाए, वो पावर कंपनीज के पास पहुंच जाए, वो रियल एस्टेट कंपनीज के पास पहुंच जाए, NBFCs में पहुंच जाए। हालांकि 2-3 बड़े बोल्ड स्टेप्स आज के उसमें ये देखने को मिले कि सरकार ने कहा कि एक तो वो लोन की गारंटर बनेगी, दूसरा उसने कहा कि AA कैटेगरी से नीचे के भी जो बॉन्ड्स हैं उनके लिए भी पैसा दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने एक ये भी चीज बोली कि अगर कोई मान लीजिए कि इक्विटी सरकार लेगी, जो हमने देखा कि पहली बार है, तो इस तरीके के मेजर्स ही हैं निश्चित तौर पर इनको बाजार
एक अच्छे संकेत के तौर पर लेगा और बाकी इसका असर कितना होगा ये आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। शेयर बाजार ने कैसे स्वागत किया सुबह सुबह इस आर्थिक पैकेज का? जी देखिए, भारतीय शेयर बाजार में इस पैकेज के बाद तेजी देखने को मिलेगी। इसके संकेत कल रात हमें उसी समय मिल गए थे जब प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद सिंगापुर निफ्टी करीब 500 अंक ऊपर चढ़ गया था और आज वही हुआ। दरअसल जब बाजार खुले तो जबरदस्त तेजी के साथ खुले, हालांकि ऊपर ये टिकने में बहुत देर सफल नहीं रह पाए। 32,845 का उच्चतम स्तर था सेंसेक्स का आज का, लेकिन जब वो बंद हुआ तो 2% तेज, हालांकि 637 अंकों की तेजी के साथ 32,008 के स्तर पर ही बंद हुआ। तो यानी कि ऊपर से करीब 800 पॉइंट करेक्ट हो गया, जो इस बात का संकेत है कि ऊपरी कहीं मुनाफा वसूली आई या जो पहले से सौदे लिए खड़े थे लोग वो अपने सौदे बेच के निकल गए। लेकिन मोटे तौर पर अगर आप देखें तो पूरे बाजार में आज खरीदारी का रुख। शुक्रिया शुभम शंकरधर। आगे आपको बताएंगे उस Y2K क्राइसिस के बारे में जिसका जिक्र पीएम मोदी ने कल शाम देश को संबोधित करते हुए किया था। लेकिन उससे पहले बात करते हैं उस बाबा की जिन्हें सपने में सोने का खजाना दिखा था। हम बात कर रहे हैं शोभन सरकार की, जिन्होंने सरकार को बताया था कि उन्हें सपने में आया है कि यूपी के उन्नाव के डोंडिया खेड़ा में 1000 टन सोना छिपा है। सरकार ने बड़ी उम्मीदों से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से यहां खुदाई करवाई थी, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा था। आज सुबह शोभन सरकार का निधन हो गया। भारतीयों को बांध कर रखने वाले उस प्रकरण को याद कर रही हैं हमारी सहयोगी माधुरी। हर कोई चाहता है कि खुल जा सिमसिम बोलते ही किसी गुफा का दरवाजा खुले और सोना चांदी जवाहरात मिल जाए। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कहीं खजाने के छिपे होने या गड़े होने की बात सुनकर लोगों से ये कह दे कि वहां जाकर खजाना ले लो और खुद न ले। ऐसा कोई साधु महात्मा ही कर सकता है। एक ऐसे ही साधु की बात आज हम करने वाले हैं, जिन्हें सपने में दिखा कि फलां किले में सोना है और उन्होंने ये बात अपने शिष्यों को बता दी। शिष्यों ने जनता को बता दी, जनता से सरकार को मालूम हुई और पूरी की पूरी सरकार खजाने की तलाश में जुट गई। ये थे शोभन सरकार उर्फ स्वामी परमहंस विरक्तानंद जी। ये वही साधु थे जिनके सपने पर साल 2013 में भारत सरकार उत्तर प्रदेश के उन्नाव के छोटे से गांव डोंडिया खेड़ा के किले में खुदाई करने लगी। तभी से इनकी चर्चा देश भर में होने लगी। हालांकि कानपुर के आसपास के लोगों में ये पहले से ही बहुत चर्चित थे। लोग इनसे अपने जीवन से जुड़ा सलाह मशविरा किया करते थे। लोगों के आपसी मुद्दे बाबा जी सुलझा दिया करते थे, इसलिए लोग इन्हें सरकार कहते थे। स्वामी परमहंस विरक्तानंद जी ने अपना एक आश्रम बनवाया और उसका नाम रखा शोभन। बस तभी से अनुयायियों ने उन्हें शोभन सरकार बना दिया। अचरज की बात यह है कि इतने लोगों में लोकप्रिय होने के बावजूद इन्हें बहुत कम लोगों ने देखा। ये दूर से ही भक्तों को दर्शन दिया करते थे और आज निधन के बाद जब इन्हें जल समाधि दी गई तो बहुत सारे भक्त इनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े, लेकिन आज भी उनको बाबा जी से दूरी ही नसीब हुई। माधुरी, आज तक रेडियो। और अब सरबत से सुनिए उस Y2 क्राइसिस के बारे में जिसका जिक्र कल प्रधानमंत्री मोदी ने किया। ये Y2K का तो मतलब है ईयर 2000। तो कौन सा संकट आया था साल 2000 में जिसका हल भारत ने दिया था? वो Y2K क्राइसिस आखिर था क्या? कंप्यूटर 100 साल पीछे पहुंचे जा रहे थे। साल 2000 शुरू होते ही पूरे देश ने 20वीं सदी से 21वीं सदी में कदम रखा, लेकिन दुनिया भर के कंप्यूटर ये मानने को तैयार ही नहीं। कंप्यूटर्स ये पूरी तरह बदला हुआ साल शो ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इनको आता ही नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरिंग की शुरुआत 19वीं सदी में हुई। कंप्यूटर को सिखाया गया कि जब भी साल बदले तो बस आखिरी 2 डिजिट बदलनी है, पहली वाली दोनों वही रहेंगी सेम। जैसे 1989 से 1990 में आए तो पहले की तो 2 डिजिट वही रही 19, बाद की 2 डिजिट बदल गई 89 से 90। लेकिन साल 2000 लगने के साथ ही मुमकिन नहीं था। सिस्टम अगले साल के लिए तारीख और महीना बदल सकते थे, लेकिन साल के 2 आखिरी अंकों को छोड़कर पहले 2 अंक नहीं बदले जा सकते थे। फिर भारत ने क्या किया? भारत में उस समय इन्फोसिस, विप्रो जैसी आईटी कंपनियों की शुरुआत भरी हुई थी। भारत में काफी आईटी टैलेंट तैयार हो रहा था। वो बाकी देशों की तुलना से बेहतर जानकारी वाला था और सस्ते दाम में काम करने को तैयार था। भारत के आईटी टैलेंट ने इस Y2K क्राइसिस को सुलझाने में अमेरिका के प्रोग्रामर्स की काफी मदद की और यहां से ही भारत की पहचान आईटी पावर के तौर पर बननी शुरू हुई।
आज तक रेडियो की नई पेशकश, आज का दिन, हर सुबह 7 बजे से देश विदेश की खबरें, रिपोर्टें, इंटरव्यूज, बाजार का हाल, खेल की दुनिया और सबसे दिलचस्प बात यह कि भारत और दुनिया के बड़े अखबारों की समीक्षा। आज के दिन आज तक रेडियो का नया खबरनामा सुबह 7 बजे से घंटे भर। पता वही aajtak.in/radio। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नमस्कार, मुख्य खबरों के साथ मैं माधुरी। एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग की परिभाषा अब बदल गई है। इसमें निवेश की लिमिट में बदलाव किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की। अब 10 करोड़ टर्नओवर पर सूक्ष्म उद्योग, 50 करोड़ टर्नओवर पर लघु उद्योग और 100 करोड़ टर्नओवर पर मध्यम उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने बताया कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। इसे 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने टैक्स पेयर्स को 31 मार्च 2021 तक टीडीएस कटौती में 25% की राहत दी है। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट मामले में एडवाइजरी जारी होगी कि सभी प्रोजेक्ट्स को मार्च से आगे 6 महीने तक मोहलत दी जाए। केंद्र सरकार ने कहा है कि केंद्रीय पुलिस बलों की कैंटीन और स्टोर्स में अब केवल स्वदेशी उत्पाद बिकेंगे। देश भर में कोरोना से ठीक होने की दर 33% के नजदीक पहुंच गई। अब तक 24,500 लोग हुए संक्रमण मुक्त। वंदे भारत मिशन के तहत 6 दिन में ही अब तक 8,000 से अधिक भारतीयों को देश वापस लाया गया। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आर्थिक पैकेज के ऐलान का एक सकारात्मक असर शेयर बाजार में, सेंसेक्स में तेजी देखी गई। कोरोना महामारी के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय पर आगामी 30 जून तक टेलीकम्यूटिंग व्यवस्थाओं के जरिए ही कामकाज जारी रहेगा और अफगानिस्तान की राजधानी के काबुल में एक अस्पताल में हुए धमाकों में मरने वालों की संख्या 24 हुई, 16 लोग घायल हैं। आज के दिन भर में बस इतना ही। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। लॉकडाउन के इन दिनों में आपकी मानसिक सेहत पर भी असर पड़ रहा है, हम जानते हैं। अपने घर परिवार के लोगों से बात करते रहिए और योग और ध्यान का सहारा लीजिए। अच्छा पढ़िए और अच्छा सुनिए। देश और दुनिया की हर जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए हम यानी कि आज तक रेडियो तो आपके साथ है ही। अब आप हमें हमारी वेबसाइट aajtak.com के अलावा गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और जियो सावन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। और हाँ, radio@aajtak.com पर ईमेल करके अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। अब मुझे यानी कि पूनम कौशल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।